टीना और मीना की जादुई साड़ियाँ। बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर गांव में दो अनाथ लड़कियां रहती थी। दोनों बहनों का नाम था टीना और मीना। टीना और मीना दोनों बहुत ही समझदार थी। वो जरूरतमंदों को देखकर उनकी मदद किया करती थी, जिसके कारण गांव के सभी लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। एक बार की बात है, गांव में बाढ़ आ जाने की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया था और गांव के ज्यादातर लोग मजदूरी करके डेली बेसिस पर पैसे कमाया करते थे और बाढ़ आ जाने की वजह से गांव में सब कुछ खत्म हो गया था और सभी बेरोजगार हो गए थे, जिस वजह से उन्हें घर चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। काम धंधा बंद होने की वजह से उन्हें कहीं से भी कोई काम नहीं मिल पा रहा था और धीरे धीरे सभी के घर का राशन पानी खत्म होने लगा था, जिसके कारण गांव के लोग अपना खाना पीना छोड़कर अपने बच्चों को खिलाते थे और खुद भूखे सोते थे। इसी तरह से धीरे धीरे गांव में अधिकतर लोगों के पास राशन खत्म हो गया और फिर सभी इकट्ठे होकर गांव के मुखिया चेतन के पास जाते हैं और कहते हैं, मुखिया जी, बाढ़ को आए 1 हफ्ता हो गया, जिसके बाद हम सभी के पति बेरोजगार हो गए। घर का सारा राशन भी अब खत्म हो गया और अब बच्चे भी भूखे सोए। उससे पहले हम सब यहाँ पर आपके पास आ गए। आपसे रिक्वेस्ट है मुखिया जी कि आप हमें सपोर्ट करें ऐसे बुरे वक्त में। ठीक है, खाने के लिए राशन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रहे ये उधार तुम्हें लौटाने होंगे। मेरी बेटी बीमार है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। मैं चाहती हूँ मुखिया जी कि आप मुझे 5,000 रुपए दे देते तो बड़ा उपकार होता आपका। ठीक है, मेरे होते हुए तुम गांव वाले कभी भूखे नहीं सोओगे। बस हमेशा ऐसे ही समय से उधार चुकाते रहना। इस तरह गांव का मुखिया चेतन अपना एहसान दिखाकर सब जरूरतमंद लोगों को पैसे, राशन आदि दे देता है और वापस ना मिलने पर लोगों की जमीन जबरदस्ती करके कब्जा कर लेता है। लेकिन उसके इस बर्ताव को देखकर गांव वाले कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी को राशन और पैसों की जरूरत थी। ना वो लोग चेतन के दिए हुए राशन और पैसे वापस लौटा पाते और ना अपनी जमीन वापस ले पाते। ये बात जब दोनों बहनों को पता चलती है तो वो सारी कहानी समझ जाती है और कहती है, इस चेतन का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस तरह से वो पूरे गांव वालों की जमीन हड़प लेगा और सभी लोगों को अपने हिसाब से चलाएगा। तुम सही कह रही हो दीदी, चेतन इस तरह पूरे गांव वालों पर अत्याचार करता है और हमें जल्द ही इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा। क्यों न इसकी शिकायत हम दरोगा राणा जी से करें, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। ये सोचकर दोनों बहनें दरोगा राणा से मिलने पहुंचती हैं। क्या बात है, तुम दोनों का मेरे पास आना कैसे हुआ? किसी ने कोई हरकत की है क्या? आप तो जानती ही हैं, गांव में बाढ़ आने की वजह से लोगों की कितनी बुरी हालत हो गई है। बेरोजगारी के कारण घरों में राशन और पैसे दोनों ही खत्म हो गए हैं। सरकार लोगों की इतनी मदद कर रही है, लेकिन हमारे गांव का मुखिया हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, वो मदद के नाम पर लोगों को राशन और पैसे तो दे रहा है, लेकिन ये सब उधार में दे रहा है और उधार वापस ना मिलने पर उनकी जमीन हड़प रहा है। अब आप ही बताओ, ये किस प्रकार की मदद कर रहा है? देखो टीना और मीना, तुम दोनों बहुत समझदार हो और लोगों की मदद भी करती हो, लेकिन बाढ़ आ जाने की वजह से तुम खुद भी किसी की मदद नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूँ तो मैं खुद किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर गांव का मुखिया उधार वापस देने को कहता है और बदले में सबकी मदद कर रहा है जरूरत के समय, तो इसमें गलत क्या है? हमने सुना था कि दरोगा के पास बहुत पावर होती है, लेकिन आज आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि हम गलत जगह मदद मांगने आ गए। तुमने बिल्कुल सही सुना है कि दरोगा के पास बहुत पावर होती है, लेकिन एक दरोगा होने के नाते मैं आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मुखिया से, ताकि वो गांव के लोगों से दिए हुए पैसे वापस ले ले, लेकिन दिया हुआ राशन वापस ना मांगे। बस इतना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि राशन सरकार भेजती है। राशन उसका अपना नहीं है, लेकिन पैसे उसके अपने हैं और वो पैसे तो लेगा ही। दरोगा की बात सुनकर दोनों बहन बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, दीदी
इस दरोगा ने तो आज प्रूफ कर दिया कि ये सब एक ही थाली के बैंगन हैं। दरोगा की बातों के हिसाब से तो गांव वाले हमेशा परेशान ही रहेंगे, क्योंकि ना तो वो पैसे लौटा पाएंगे और ना वो अपनी जमीन कब्जा होने से बचा पाएंगे। ऐसा नहीं कहते मीना, मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों मिलकर इस गांव को एक दिन इस मुखिया से छुटकारा दिलवा पाएंगे। तभी दोनों बहनें देखती हैं कि एक गरीब औरत फटे हुए कपड़ों में दूर से चलकर उनके पास आ रही है। आंटी, आप फटे हुए कपड़े में कहाँ जा रही हो? चलो आप हमारे साथ चलो, हम आपको पहनने के लिए कपड़े दे सकते हैं। मैं पूरा गांव घूम ली, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की बेटा, सिर्फ तुम दोनों ने ही मुझे रोका। इस तरह तुम सबकी मदद करते रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ बेटी कि तुम हमेशा ही सबकी मुश्किलें हल करती रहो। वो गरीब औरत दोनों बहनों को आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद देते हुए कहती है, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये 2 जादुई साड़ियाँ देना चाहती हूँ। ये जादुई साड़ियाँ हैं, ये तुम्हारी हर वक्त मदद करेंगी। जब भी तुम्हें इनसे मदद चाहिए हो, तुम इनके सामने अपनी बात कहना, ये तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगी। इतना कहकर गरीब औरत वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों बहनें जादुई साड़ियाँ लेकर घर पहुँचती है। मीना, क्यों ना अब हम घर आ ही गई हैं, तो अपनी इन जादुई साड़ियों से हम मदद ले लें, क्या कहती हो? हाँ दीदी, गांव में सभी बहुत परेशान हैं। हमें इन साड़ियों की मदद से सबको चेतन के जाल से बचाना होगा। हे जादुई साड़ी, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत है। आप हमें खूब सारा पैसा दे दो ताकि हम पूरे गांव के कर्ज को अदा कर सके, जिससे गांव के सभी लोग उस बुरे मुखिया के जाल से बच सके। टीना के इतना कहते ही जादुई साड़ी से ढेर सारा पैसा बाहर निकलने लगता है। फिर दोनों बहनें पैसे लेकर गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव के मुखिया चेतन के पास जाती है और पैसे देकर सभी गांव वालों का कर्जा उतार देती है। दूसरी तरफ चेतन सोच में पड़ जाता है। आखिर इन दोनों बहनों ने ऐसा क्या किया होगा जो ये दोनों बहनें इतना इतरा कर पैसे लेकर आ गई? इस बात की जड़ तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा। गांव का सारा कर्ज अदा करने के बाद सभी गांव वाले और टीना और मीना वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद चेतन दोनों बहनों के घर के बाहर छुपकर उन जादुई 2 साड़ियों के बारे में पता लगा ही लेता है और दोनों बहनों के घर से बाहर होने के समय घर में घुसकर दोनों जादुई साड़ियों को चुरा लेता है। फिर अपने घर ले जाकर उन जादुई साड़ियों को देखता है और कहता है, अब देखता हूँ दोनों बहनें कैसे पूरे गांव की मदद करती है। जादुई साड़ी, मुझे खूब सारा पैसा दो और हीरे जवाहरात दो। चेतन के इतना कहते ही दोनों जादुई साड़ियों में से लाठी डंडे निकलने लग जाते हैं और लाठी डंडे चेतन के ऊपर बरसने लगते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। पिटाई खाने के बाद चेतन घर के बाहर भाग जाता है और इस प्रकार वो दोनों जादुई साड़ियाँ वापस से उन दोनों ईमानदार और होशियार बहनों के पास चली जाती है, जिसकी मदद से दोनों बहनें पूरे गांव की मदद करती है और सभी गांव वालों को चेतन की धमकियों से आजाद करा देती है। टीना और मीना, बेटी तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमें उस जालिम चेतन के कब्जे से बचा लिया। जुग जुग जियो बच्चा। और इस तरह सभी गांव वाले टीना और मीना का शुक्रिया करते हैं और टीना और मीना इसी तरह खुशी खुशी रहने लगती है और गांव वालों की भलाई के लिए काम करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार जादुई कहानियाँ आपके लिए। कुछ समय पहले की बात है, जब एक रोशनी नाम की लड़की अपनी माँ रेखा और अपने पिता दिवाकर के साथ राजा गार्डन में रहती थी। रोशनी के पिता दिवाकर शहर की एक बहुत बड़ी लहंगे की कंपनी के मैनेजर थे, जो कंपनी का पूरा काम संभालते थे। रोशनी की माँ रेखा बहुत ही समझदार और नेक दिल औरत थी, जो घर में रहकर कपड़ों पर कढ़ाई किया करती थी। रेखा को कढ़ाई बुनाई का बहुत शौक था और वो बहुत ही अच्छी कढ़ाई किया करती थी। उसकी कढ़ाई का काम बहुत ही फेमस था। रोशनी एक 8 वर्ष की लड़की थी, जो अपने ही शहर में एक स्कूल में पढ़ती थी।
रोशनी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। रोशनी के माता पिता ने रोशनी को बहुत ही नाजों से पाला था। दोनों ने मिलकर रोशनी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन रोशनी और रोशनी की सहेली रितिका घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रही होती है। बहुत समय हो गया है, हम दोनों कहीं भी घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना हम कहीं घूमने चले। सही कह रही हो रितिका, चलो हम कहीं चलते हैं, लेकिन हम दोनों कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, नहीं तो घर आने में वक्त लग जाएगा। इतना कहकर दोनों सहेलियां जंगल की ओर घूमने चली जाती है। चलते चलते दोनों को बहुत देर हो जाती है और वो दोनों जंगल का खूबसूरत नजारा देखती है। जंगल दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ पर ढेर सारे हरे भरे पेड़, लाल गुलाबी फूल खिले हुए थे, जिन्हें देखकर दोनों सहेलियों की आंखें चमचमा रही थी। जंगल में फूलों के ऊपर तितलियां चारों तरफ मंडरा रही थी। रोशनी और रितिका दोनों सहेलियां मिलकर तितलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, परंतु वो दोनों के हाथ एक भी तितली नहीं लगती और दोनों आपस में टकराकर गिर जाती हैं। ये देख दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसती है। तभी अचानक से रोशनी को याद आता है कि बहुत देर हो गई है और रात होने वाली है, अब दोनों को घर जाना चाहिए। रितिका, हम दोनों को इस जंगल में घूमते घूमते बहुत देर हो गई है और अब आधी रात होने को है, हम दोनों को जल्द से जल्द निकलना चाहिए। अरे यार रोशनी, कितना खूबसूरत जंगल है, मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, क्यों ना यार कुछ देर और ठहर जाए। ठीक है, चलो और आगे चलकर घूमते हैं। दोनों सहेलियां जंगल में और आगे चली जाती है। रितिका आगे आगे चल रही होती है कि तभी उसको सुंदर सा परी महल दिखाई देता है। तभी रितिका पीछे देखती है, उसे रोशनी कहीं नहीं दिख रही होती। वो सोचती है कि आखिर रोशनी कहाँ चली गई। महल को देखकर रितिका बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो महल पहले देख ले और बाद में रोशनी को भी वो महल दिखा दे। रितिका महल की ओर आगे बढ़ रही होती है कि तभी रितिका को एक डरावनी सी परी दिखाई देती है। अरे, मैंने तो आज तक सिर्फ सुंदर सुंदर परियों के बारे में ही सुना है और ये डरावनी सी परी मैं आज पहली बार देख रही हूँ। रितिका, तुम मेरे चंगुल में फंस चुकी हो। जिस महल को तुम देख रही हो वो कोई महल नहीं बल्कि मेरा खंडर इलाका है। और देखते ही देखते सुंदर सा महल एक डरावना सा खंडर से महल में बदल जाता है, जो दिखने में बहुत ही डरावना होता है और जहाँ से बहुत डरावनी सी आवाजें आती है। वो परी रितिका को कैद कर लेती है और उसे बांध कर रख देती है। मुझे तुम्हारी ही जैसी शिकार का इंतजार था। मुझे तुम्हें कैद करने से एक ही फायदा है, वो ये है कि तुम्हें यहाँ पर रानी परी जरूर बचाने आएगी और इसके बदले मैं उनसे उनकी जादुई छड़ी मांग लूंगी और मेरा इतने सालों का मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या कर दिया? मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाना है। बाहर मेरी सहेली रोशनी मेरे इंतजार कर रही होगी। इतना कहते हुए दीपिका बहुत रोने लगती है, परंतु वो बुरी परी उसकी बातों में नहीं आती। ये सारी खबर परीलोक में रानी परी को हो चुकी थी। रानी परी किसी भी तरह से रितिका की मदद करना चाहती थी। तभी रानी परी को उसी जंगल में रोशनी रितिका को ढूंढती हुई नजर आती है। रानी परी अपने जादू से रोशनी के सामने प्रकट हो जाती है और रोशनी से कहती है, रोशनी, मुझे पता है तुम जंगल में अपनी सहेली रितिका को ढूंढ रही हो। हाँ, परंतु ये सब आपको कैसे पता है? रोशनी, मैं दुनिया की रानी परी हूँ, मुझे सबकी खबर रहती है। तुम्हारी सहेली को भयंकर परी ने पकड़ लिया है और उसका मकसद ये है कि वो चाहती है कि पूरी दुनिया पर राज करे। और मैं जानती हूँ कि अगर भयंकर परी के पास सभी जादुई शक्तियाँ आ गई तो वो इस दुनिया का तहस नहस कर देगी। भयंकर परी को खत्म करने का एक ही तरीका है और वो तरीका ये है, इस जंगल के बीचों बीच एक 500 साल पुराना कुआं है।
जिस कुएं से तुम्हें जादुई सोने और चांदी का लहंगा मिलेगा। वो लहंगा पहनकर तुम उस भयंकर परी को खत्म कर सकती हो। रोशनी रानी परी की सभी बातें समझ जाती है और रानी परी के बताए अनुसार जंगल के बीचों बीच जादुई कुएं के पास पहुंच जाती है। फिर रोशनी उस कुएं को पूरी कहानी बताती है। रोशनी, मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था। मैं बहुत सालों से इस जंगल में रह रही हूँ और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे पास जादुई सोने और चांदी का लहंगा है और तुम मेरे पास बिल्कुल सही समय पर आई हो। मेरा लहंगा अब बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। रानी परी ने मुझे सारी कहानी बता दी है। ये लो, ये मेरे कुएं का सबसे शक्तिशाली और जादुई सोने चांदी के 2 लहंगे हैं। ये पहला सोने का लहंगा तुम्हें भयंकर परी से लड़ने में सहायता करेगा और ये लहंगा भयंकर परी का विनाश कर देगा। और ये दूसरा चांदी का लहंगा तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करेगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रोशनी कुएं की बातें सुनकर वो जादुई सोने और चांदी का लहंगा लेकर अपनी सहेली रितिका की सहायता करने के लिए चली जाती है। रोशनी सोने का लहंगा पहनकर अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी थी। सोने का लहंगा पहनते ही रोशनी के पंख लग जाते हैं और वो उड़ने लग जाती है। रोशनी उड़ते उड़ते भयंकर परी के खंडर में पहुंच जाती है। रोशनी भयंकर परी के सामने जाती है। रोशनी का सोने का लहंगा इतना चमकदार होता है कि उसकी चमक से भयंकर परी की आंखें नहीं खुलती, जिस वजह से वो रोशनी का सामना नहीं कर पाती है। जैसे ही भयंकर परी रोशनी का वो सोने का लहंगा देखती है, भयंकर परी में आग लग जाती है और वहीं पर उसका विनाश हो जाता है। रोशनी अपनी सहेली रितिका को बचा लेती है। दोनों सहेलियां आपस में गले मिलती है। रितिका रोशनी को भयंकर परी की सभी बातें बताती है और रोशनी भी पूरी कहानी रितिका को बताती है। थोड़ी देर में रानी परी वहां पर प्रकट हो जाती है। रोशनी और रितिका, तुम दोनों बहुत ही ईमानदार और नेक लड़की हो। आज तुम दोनों ने मिलकर भयंकर परी का विनाश करने में हमारी सहायता की है। इससे खुश होकर मैं तुम दोनों को ये सोने और चांदी का लहंगा देना चाहती हूँ। ये सोने और चांदी का लहंगा एक जादुई लहंगा है जो पूरे जीवन में तुम दोनों की हर तरह से सहायता करेगा। तुम दोनों इस लहंगे से कुछ भी मांग सकती हो। ये लहंगा तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और मेकअप का सामान भी देगा। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इसे मांग सकती हो। इतना कहकर रानी परी रितिका और रोशनी को उनके घर अपने जादू से पहुंचा देती है। अब दोनों सहेलियां अपने सोने और चांदी के लहंगे से कुछ भी मांग लेती है और अपने जीवन में उस लहंगे के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल परी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।